Hello students, I am Vivek Pankare and we are studying macroeconomics at economics classroom style. Now here students, we are starting our new chapter, that is income determination and employment. Now the thing is that कि इनकम डिटर्मिनेशन को पढ़ने के लिए पहले इनकम के कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं. इसमें हम स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे so that we can reach up to a point where we can determine the income level. Okay, so we will start with aggregate demand and its related concepts. Fine. Now when we say aggregate demand, तो अब देखो डिमांड वर्ड ये काफी पुराना आपका रिलेशन है इसके साथ. 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज डिमांड, और यदि किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो डिमांड वर्ड उसको पता ही है, मतलब नेचुरली पता है कि व्हाट इज डिमांड. सो व्हेन हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, किसी गुड या किसी सर्विस के बारे में बात करते हैं कि लोग उसको परचेज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जिसपे बेचने वाला भी तैयार है, लेने वाला भी तैयार है, और वो अभी लेना चाहता है और अभी पेमेंट करने को भी तैयार है, देन दैट इज डिमांड. ओके, सो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, देन इट इज डिमांड ऑफ द एंटायर कंट्री. पूरी कंट्री के जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर्स मिलके जब कोई पर्टिकुलर डिमांड करते हैं किसी एक चीज की नहीं, सारी ही चीजों की, मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द सेक्टर्स, तो उनके अलग अलग जो भी डिमांड है उसको एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है. अब इसका डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि डेफिनेशन को ब्रेक करके याद करना जरूरी है, तो हमने इसको इधर 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया. टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं उनकी टोटल वैल्यू. फर्स्ट थिंग, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. पहली चीज तो क्या हुई, टोटल वैल्यू. दूसरी चीज क्या हुई, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. थर्ड थिंग, प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ टाइम. वो प्लान कर रहे हैं खरीदने की, कौन, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसकी टोटल वैल्यू, मतलब जितना सारे सेक्टर्स मिलके परचेस करना चाह रहे हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी सारे लोग मिलके जो परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, दैट उसकी टोटल वैल्यू इज एग्रीगेट डिमांड. ओके, एक और तरीका है इसकी डेफिनेशन लिखने. देखो एक तो एक होगी, एक ही अगली एक और डेफिनेशन. इट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर of different sectors of economy willing to incur during a given period. अब देखो जब बात कर रहे हैं परचेज करने की, तब डेफिनेटली एक्सपेंडिचर पिक्चर में आ रहा है. इट्स टू वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट लॉजिक. whenever you want to buy something, definitely you have to incur some expenditure. खर्च करोगे तभी तो चीज परचेज कर पाओगे. फिर सो एक नॉर्मल सा लॉजिक, आप शॉप पे जाते हो कि भैया जरा वो डेयरी मिल्क देना, तो डेयरी मिल्क ले लिया आपने एंड इट्स यस डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ एक्सपेंडिचर. 10 रुपए दिए, डेयरी मिल्क ली. या फिर आपने पैसे दिए, पानी पूरी ली, आपने पैसे दिए, हेयर कट करवाया, तो ये जो आपने इनकर किया वो एक्सपेंडिचर ही था. प्लान तो बाय करने का था लेकिन किया कैसे, एक्सपेंडिचर. तो या तो बाइंग के टर्म्स में आप लिख दो या तो आप एक्सपेंडिचर के टर्म्स में लिख दो. दोनों ही टर्म्स में डेफिनेशन लिखी जा सकती है और दोनों ही टर्म्स में वो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन होगी. सो आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर और इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग, प्लानिंग टू बाय समथिंग. नाउ कुछ वर्ड्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बोलते बोलते बोल गया लेकिन शायद आपको याद रखने में नहीं आएंगे. वो जैसे प्लानिंग टू बाय, इट इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ये कोई कर चुके हैं वो वाला नहीं, ये जो वो प्लान कर रहे हैं वो वाला. ठीक है, सो इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है. एक को कहते हैं एक्स आंटे और एक को कहते हैं एक्स पोस्ट, आएगा वो आगे. तो एक्स पोस्ट मतलब होने के बाद, एक्स आंटे मतलब जिसको आप प्लान कर. तो ये प्लानिंग का चल रहा है सर, कि लोग, सारे लोग मिलके, सारे सेक्टर्स मिलके कितना प्लान कर रहे होंगे, क्या चीजें खरीदना चाह रहे होंगे, कितने की खरीदना चाह रहे होंगे, उन चीजों की टोटल वैल्यू क्या होगी, ये अभी प्लानिंग चल रही है. ओके, एंड ये जो बंदा प्लान कर रहा है ना वो एक्सपेक्ट, मतलब एक तरीके से वो क्या कह रहा है, अंदाजा लगा रहा है. ठीक है, ही इज काइंड ऑफ अज्यूमिंग कि इतना वो करने वाले. दे आर दिस प्लानिंग, इट इज अ प्लानिंग लेवल, इट इज नॉट एक्चुअल थिंग. ओके, तो प्लानिंग वाला. फिर एग्रीगेट. अब देखो जरा कुछ और एग्रीगेट डिमांड के साथ. सेकेंड वाली डेफिनेशन से हमको वीडियो चल रहा है क्या, देखें एक बार.
चल रहा है। सेकेंड वाली वीडियो से हमको ये क्लियर हो, सॉरी सेकेंड वाले डेफिनेशन से, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है हमारे इस नए चैप्टर की, नए यूनिट की। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कैसे, सोचो थोड़ा। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से सेम कैसे है? जितना खर्च करेगा उतनी ही तो डिमांड करेगा ना प्रोडक्ट की। यदि मैंने 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क मांगी है और 10 रुपीज दिए हैं, तो डेफिनेटली मैं एक की डिमांड कर रहा हूं। मतलब आई एम आस्किंग फॉर अ 10 रुपी वाली डेयरी मिल्क बाय गिविंग 10 रुपी। तो एक्सपेंडिचर 10 रुपी का, डिमांड भी 10 रुपी की। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना, इट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल नहीं है, प्लान्ड है। कि मतलब कितना खर्च करने का प्लान करते हैं। ये जितना भी है ना फोरकास्टिंग, मतलब इसको फोरकास्ट कहते हैं। फोरकास्टिंग जो है वो फ्यूचर को लेके हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंट। ओके, ये अभी के बारे में नहीं है, इट इज एग्जैक्टली फॉर द फ्यूचर। नाउ व्हाट इज फॉर द फ्यूचर की भाई, व्हाई दे आर फोरकास्टिंग? दे आर फोरकास्टिंग नॉर्मल चीज। आप सोचो, इट्स वेरी नॉर्मल एग्जांपल, वेरी जनरल एग्जांपल, यू विल डायरेक्ट रिलेटेड टू इट। नाउ जस्ट सी, when you will forecast that people are going to make certain demands, then only you are going to produce. सोचो, यही वाला एग्जांपल थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं कि मान लो एक डेयरी मिल्क है, 10 रुपीज की है। वो 10 रुपीज की डेयरी मिल्क को परचेज करने के लिए जब आप दुकान पे जाओगे, तो डेयरी मिल्क की कंपनी वाला क्या उसको उस वक्त बनाना शुरू करेगा कि हाँ भैया एक बंदा दुकान पे खड़ा है, फोन कर रहा है वो दुकान वाला कि भैया फैक्ट्री में फोन कर रहा है, 10 रुपए की डेयरी मिल्क मांगने हैं, फटाफट बना के भेजना जरा। नहीं, वो पहले से ये प्लान कर लेगा फैक्ट्री वाला कि ये डिमांड हो सकती है, तो वो पहले ही वहां पे गुड अवेलेबल रहेगी, रखेगा ना। वो आपको जिस वक्त कंज्यूम करना है उस वक्त थोड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट करवाओगे। इसीलिए एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर वगैरह जो बात कह रहे हैं कि प्लान्ड क्यों है, तो प्लान्ड इसीलिए है क्योंकि जब प्लानिंग होगी तभी उसका सप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज यदि लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दिया तो इट विल क्रिएट अ मैस। आप सोचो, अर्ली मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू गो टू द शॉप और वहां पे आपने बोला कि भैया मुझे टूथपेस्ट देना, एक ब्रश भी देना। तो उसने तुरंत दुकान वाले ने क्या किया, उसने फोन उठाया, हेलो भैया ये फलाना फलाना कंपनी का है, भैया जरा एक टूथपेस्ट बनाना, बंदा आया है टूथपेस्ट लेने के लिए। दूसरी कंपनी को फोन किया, भैया जरा ब्रश बनाना, ये ब्रश लेने के लिए आया। फिर अब क्या होगा, फिर वो वहां से फोन लगाया, फिर फैक्ट्री वाला बोलेगा अरे रॉ मटेरियल वाले भैया जरा पेस्ट का मटेरियल भेजना, मुझे पेस्ट बना। तो आप वहां खड़े रह जाओगे, खड़े खड़े दांत खराब हो जाएंगे आपके, लेकिन वो पेस्ट आपको सही टाइम पे नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से यदि हम हर चीज को देखें तो दैट कैन क्रिएट केओस। इसीलिए दे प्री प्लान, दे फोरकास्ट कि इतने पेस्ट की जरूरत ऑल ओवर इंडिया पड़ सकती है। देखो मैनेजर्स क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी के, दे ऑल्सो नो कि भाई इतने सारी कंपनीज हैं, इतने सारे मार्केट्स हैं, अलग अलग लोग हैं। वो लोग यहाँ पे कुछ लोग जो है वो दे गो फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट, कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये सब का प्लानिंग और ये सब का कैलकुलेशन करना ये मैनेजर्स का काम है। फिर उसके बेसिस पे वो अंदाजा लगाते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है और कितना नहीं करना है। फिर तो ये चीज, सो इट इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एक्चुअल। ये याद रखना। और प्लान्ड को क्या बोलते हैं, एक्स आंटे। आंटे अमरापुर वाला गाना नहीं गाना, एक्स आंटे, ANT, ओके, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फिर नाउ किसकी डिमांड, किसका एक्सपेंडिचर, तो सारे सेक्टर, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सभी की डिमांड, बिकॉज इट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट देखो बोलू भाई क्या बता रहे, एग्रीगेट इटसेल्फ मींस ऑल, नॉट अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सेक्टर। किसी पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में नहीं है। एग्रीगेट मींस ऑल, सो इट इंक्लूड्स ऑल द सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चार सेक्टर्स हमने पढ़े हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इनिशियल यूनिट में। अभी हम इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों सेक्टर्स की डिमांड या चारों सेक्टर का प्लान किया हुआ एक्सपेंडिचर। हर सेक्टर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो ठीक है, ये यहाँ पे है। देन इट इज डिफरेंट देन मार्केट डिमांड। ये यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या होता है कि पूरे मार्केट में एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड, पूरे मार्केट में एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड। सो वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वन पर्टिकुलर सर्विस is having demand in the entire market. Here it is not about that. Entire market, what the demand will be of all the products and services, not only one. ठीक है,
It's total value of final goods and services, all goods and services, not one. Okay, तो ये मार्केट डिमांड से अलग है, ये याद रखना। अब आ जाते हैं मेन चीज। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। मेन चीज क्या है? मेन चीज है एग्रीगेट डिमांड का ये फॉर्मूला। ये जो बॉक्स में यहाँ पे लिखा है आपके सामने, इसमें जो एक एक लिखा है ना प्लस प्लस करके, ये चारों कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स वो सारी चीजें हैं जिनसे मिलके कोई पर्टिकुलर चीज बनाई जाती है, तो वेरियस कंपोनेंट्स। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स वेरी इजी, सी आई जी एक्स माइनस एम। ओके, नाउ व्हाट इज दिस सी? ये एवरी सिंगल कंपोनेंट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द सेक्टर्स। ये जो एक एक कंपोनेंट है ना, वो एक एक सेक्टर से रिलेट करता है। देखो बीच में से इसको मिटा देते हैं। ये तो हमको समझ आ गया कि भाई ये मार्केट डिमांड के बारे में नहीं। नाउ एवरी सिंगल विल रिलेट टू, लाइक फर्स्ट इज सी, सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आलसी के चलते मैंने नहीं लिखा, आलस बुरी बला है। सो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज सी, मतलब जो हाउस होल्ड अपने प्राइवेट कंजम्पशन के लिए जो भी चीजों को परचेस करता है या जो एक्सपेंडिचर को प्लान करता है, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। सी में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? हाउस होल्ड का कितना एक्सपेंडिचर करने का प्लानिंग है। सो बहुत सारे हाउस होल्ड मतलब एवरीबॉडी, इवन एंटरप्रेन्योर्स, दे आल्सो फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड। फेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो इंडिविजुअल है ना, जो अपनी तरफ से अपने क्या कहते हैं वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज देखे थे हमने। सी मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्चुअली में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सी यहाँ पे दिया गया। नाउ हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हाउस होल्ड इज वन सेक्टर, तो उनका जो भी प्लानिंग है वो सारा का सारा सी में कवर हो जाए। देन सेकेंड, फर्म। अब फर्म जो कर रही है, that firm is doing a investment expenditure. Firm is doing a investment expenditure. Firm investment, ये फिर आलसी नहीं करनी है, expenditure. Okay, investment expenditure. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जब भी अपनी मशीनरी वगैरह किसी भी तरीके के कैपिटल्स में इन्वेस्ट, देखो सी फॉर कंजम्पशन, ये तो कंजम्पशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। अब आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मशीन्स वगैरह को बिल्ड करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट फर्म्स करती है, वो कहां पे आ गया? आई के अंदर। तो जितनी भी प्राइवेट फर्म्स है वो जो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ गए। अब प्राइवेट फर्म से जुड़े हुए कुछ लोग जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करते हैं, प्राइवेट वाले कुछ लोग तो कंजम्पशन भी करते होंगे, लेकिन वो कंजम्पशन एज अ हाउस होल्ड करते हैं। जब कोई कंपनी कंजम्पशन करती है, दैट कंपनी कंज्यूमिंग इट एज अ से इन्वेस्टमेंट, सो दे आर इन्वेस्टिंग इन इट, बट व्हेन दे आर कंज्यूमिंग, तो उनका जो कंजम्पशन है ना वो तो यहाँ पे आ गया, मतलब कंजम्पशन के लिए जो खर्च हुए वो ऊपर आ गए, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च हुए वो नीचे आ गए। ठीक है, तो एक ने इस पर्टिकुलर का काम रिप्रेजेंट किया, दूसरे ने इस पर्टिकुलर का काम रिप्रेजेंट किया। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको जी से रिप्रेजेंट करें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है क्या? हाँ करती है। गवर्नमेंट किस किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करती है? दोनों टाइप की करती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए भी चीजें यूज करती है, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारा चीजें कंज्यूम हो रही है, इसमें जो भी पैसा लग रहा है दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट हाईवेज बना रही है, ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है, ये जो भी काम कंस्ट्रक्शन का कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल गेन हो रहा है, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मशीन्स वगैरह परचेस में जा रहा है, तो वो उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये दोनों ही, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गेन्स के लिए, गवर्नमेंट ने यदि किया है तो वो गवर्नमेंट वाले में आ जाए। फिर देन गवर्नमेंट वाले में दोनों आ गए। ओके, देन नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तो बात होगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की।
भैया यहाँ से सामान बाहर जाएगा तो वो एक्सपोर्ट है, इसका मतलब बाहर के लोग हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट बना के हम वहां पे भेज रहे हैं। यदि इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं, वो सामान ले रहे हैं वहां से, यानी कि हमारे लोग इतने कैपेबल है कि वो वहां से सामान ले सकते हैं और वो अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों को एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्यों किया गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट? क्योंकि इससे इनको मिल गया नेट एक्सपोर्ट। ये हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है कि नेट एक्सपोर्ट से क्या हो गया कि भाई आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको दिए नेट। फॉर एग्जांपल आई ओ से 10,000 रुपीज टू यू एंड यू ओ 20,000 रुपीज टू मी। सो व्हाट इज बेटर, यू जस्ट गिव 10,000 रुपीज टू मी। आपको किसी को 20 रुपए देने हैं और उसको आपको 10 रुपए देने, तो आप क्या करोगे? वो आएगा बोलेगा एक काम करो, जो 10 मुझे आपको देने थे वो आप कैंसिल करके 10 मुझे वापस। दैट्स इट। सो ये नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब हम भी कोई खर्चा करते हैं, वो फॉरेन वाले भी कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कुछ एक्सपेंडिचर होता है, तो उनका जो नेट हमारे पास आया दैट इज नेट एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये टर्म नेगेटिव भी हो सकती है, इट हैपेंस। ओके फाइन। ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, ये चारों कंपोनेंट्स मिलके एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। फिर चारों कंपोनेंट्स मिलके एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ 2 ही सेक्टर पढ़ने हैं। वी आर स्टडीइंग अ 2 सेक्टर मॉडल फॉर दिस। हम 2 सेक्टर का मॉडल पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? C plus I. We are studying 2 sector model. When we study 2 sector model, only household and firms are there. Okay? याद है ना? 2 sector model, then 3 sector में ये, then 4 sector में ये। तो we are studying 2 sector model, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला यहां से आगे होगा वो क्या होगा? AD is equal to C plus I. पहली चीज ये। दूसरी चीज जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस कंसिडर करेंगे। चलो ये वर्ड अभी आ गया, अभी सुन लो क्या है ये। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम से अफेक्ट नहीं होती। ये ऑटोनॉमस वर्ड जिन जिन चीजों के साथ आएगा ना वहां। अभी देखो, आपको पता है कंजम्पशन तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोग ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को भी ऐसा ही होगा, जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज की इनकम बढ़ेगी वो ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करते जाएंगे। लेकिन हम अपने सिलेबस में सिर्फ ऐसा कंसिडर करेंगे एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कि बस इतनी ही रहेगी, चाहे इनकम कुछ भी हो, इनकम इन्वेस्टमेंट तो उतनी रहेगी। ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको जो ग्राफ हमको आगे स्टडी करने एग्रीगेट डिमांड के, एग्रीगेट सप्लाई के, उनके ग्राफ्स को हम इजीली समझ सकें और स्टडी कर सकें। इसलिए ज्यादा चीजें यदि फ्लक्चुएट हो रही होंगी, बहुत सारे वेरिएबल होंगे, तो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल जाएगा। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट फिक्स है, लेकिन हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट को फिक्स मान के चलते हैं। क्लियर? तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये काम हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको रद्द करेंगे, मिटा देंगे और हम आगे देखते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। सो ये ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं। देखो अब ये आगे की जो जितनी भी अब पढ़ाई है ना, मतलब इस यूनिट की, उसमें इस ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अभी मैं जो जो चीजें बता रहा हूं कि एडी का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वो पॉइंट्स थोड़े से ध्यान से सुनना बहुत ईजी है, एक ही बार में याद रहेंगे और दोबारा आपको शायद इसको सुनने की भी जरूरत नहीं है, आप एक बार सुन लो, ठीक है? बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि थ्योरी और ग्राफ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि थ्योरी एट टाइम्स आप थोड़ा सा कुछ घुमा फिरा के लिखो तो शायद सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि आपको सही चीज पता होगी, आप लिखने में कंफ्यूज हो रहे होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ग्राफ यदि सही है, डायग्राम सही है, तो फिर आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायग्राम और ग्राफ गलत है तो आपके नंबर डेफिनेटली कटते हैं, फिर आपको थ्योरी वहां पे बचा नहीं पाएगी। इसीलिए ग्राफ को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब देखो जरा इसको हम क्लास में कैसे पढ़ते। ये जो एग्रीगेट डिमांड है, हमने अभी पढ़ा कि भाई वी आर स्टडीइंग अ 2 सेक्टर मॉडल, सो वी आर ओनली कंसीडरिंग सी एंड आई, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? Whenever there is a human being
needs some consumption. Any living being, it will consume something. It will consume something. तो जब हम एक देश की बात कर रहे हैं, तो देश लेवल पे जब बात कर रहे हैं, तो चाहे आपकी इनकम हो या ना, देखो ये ग्राफ इन दो चीजों के बीच में बन रहा है. एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाना है इनकम के टर्म्स. इनकम जैसे मान लो यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, जीरो ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इनकम आगे बढ़ती जाती है, तो उसका इंपैक्ट आपके एग्रीगेट डिमांड पे क्या पड़ता है. ओके, अब एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाने के लिए पहले इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सी और आई का ग्राफ बनाएंगे तभी तो एडी का ग्राफ मिलेगा. तो हम सबसे पहले देखते हैं कंजम्पशन. कंजम्पशन बेयर मिनिमम कुछ ना कुछ करना ही होता है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज होती है. तो चाहे इनकम ना भी हो, लेकिन कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगा ही. मतलब इनकम की वैल्यू जीरो है तो कंजम्पशन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी. क्या? पॉसिबल नहीं है. कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो. कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो. कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता. कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? अब आप बताओ कहां से स्टार्ट होगा? एक पूरा ग्राफ आपके पास पड़ा है, कहां से स्टार्ट होगा? कहीं से भी होगा, पर जीरो से तो नहीं होगा. अब जो चीज जीरो नहीं हो सकती वो माइनस में भी नहीं होगी, तो इधर भी नहीं आ सकता. इसका टर्म सीधा इससे है कि जब यहाँ पे हम कंजम्पशन प्लॉट कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर, और इसी में कंजम्पशन भी आएगा. कंजम्पशन कहीं यहां से स्टार्ट, इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए. ए पॉइंट जो है, उस ए पॉइंट से कंजम्पशन स्टार्ट होगा. क्यों? इतना इसलिए क्योंकि जब इनकम जीरो रहती है तब कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता. कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होगा. तो कंजम्पशन तो यहां से स्टार्ट है, और इसको कह दिया है सी बार. इसको क्या कह दिया है? सी बार. सी बार क्या है? मैंने कहा था बार जहां भी आए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये वर्ड ऑटोनॉमस जहां जहां भी आए समझ लेना, जिसका इनकम से कुछ लेना देना नहीं है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो तब भी होगा जब इनकम जीरो होगी. इनकम चाहे जीरो भी हो जाए, इनकम से ऑटोनॉमस कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है एज अ नेशन, वो आपकी हमेशा रहेंगी, वो कभी भी कम नहीं हो सकती. तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहां से स्टार्ट होगा. इतना देख लो, दिख रहा है क्या बराबर? हाँ दिख रहा है. ए पॉइंट बहुत बढ़िया दिख रहा है, साफ दिख रहा है. ओ ए ये जो पॉइंट है, दैट इज सी बार. तो ओ ए इज सी बार. इसको ऐसा कर लेते हैं. ऑटोनॉमस कंजम्पशन इतना तो मिनिमम कंजम्पशन होना है. ठीक, अब हमको देखना है कि सी का ग्राफ आगे कैसा बनेगा. तो भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा. सिंपल. सीधा तो जा नहीं सकता, क्योंकि यदि सीधा जाएगा तो इनकम तो बढ़ती जा रही है, तो बढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ेगा इसको. तो इनकम के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा. इनकम के साथ साथ यदि ये बढ़ता जाएगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा? इनकम के साथ इनकम के साथ यदि बढ़ता जाना है तो ग्राफ ऐसा दिखेगा. ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है. सिंपल. और कंजम्पशन स्टार्ट यहां से हो रहा है, स्टार्ट जीरो से नहीं हो रहा. स्टार्ट जीरो से क्यों नहीं हो रहा? स्टार्ट जीरो से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज है. चाहे इनकम जीरो हो, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना ही है, तो वो कंजम्पशन करेंगे. अब आप बोलोगे सर कंजम्पशन कहां से करेंगे? इनकम तो है नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आएगा या तो पुरानी सेविंग में से, या फिर अपने पास के जो नेचुरल एसेट्स वगैरह हैं वो बेच के, या फिर उधार लेके. तो either you are going to borrow something, or you are going to sell some asset, or it is a savings which is done before. In every case, that saving option will go to negative, because आपके पुराने में से कुछ ना कुछ रिड्यूस जरूर हो जाएगा. या तो आपके एसेट कम हो जाएंगे, या तो फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, whatever. लेकिन आपको स्टार्ट सेविंग पहले आप जीरो से भी नहीं कर पाए, वो आपको नेगेटिव.
मतलब ये जो आपने पुराना ये जो पूरा इनकम निकाला है कंजम्पशन करने के लिए, ये पैसा कहीं ना कहीं से आपको लेना ही पड़ेगा। एक तो ये चीज, तो ये कंजम्पशन का ग्राफ हो गया। क्या ग्राफ हो गया भाई कंजम्पशन का? एक और बार देखो, कंजम्पशन का ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन बेसिक नीड है। दूसरी चीज, कंजम्पशन का ग्राफ ऐसा क्यों बढ़ता जाएगा? ऐसा इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। इनकम का बढ़ना और कंजम्पशन, आपको क्या लगता है जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही कंजम्पशन बढ़ेगा क्या? 1000 रुपए कमाए 1000 खर्च कर दिए, 1 लाख कमाए 1 लाख खर्च कर दिए, 2 लाख कमाए 2 लाख खर्च कर दिए, ऐसा होगा क्या? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन जितनी इनकम बढ़ रही है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद जब भी इनकम बढ़ती है तो जो हाउस होल्ड है या जो भी कोई एक रेसिडेंट है या सिटीजन है, वो ह्यूमन बीइंग थोड़ा पैसा सेव करने की सोच रहा है। वो सारा खर्च नहीं करेगा, थोड़ा सेव भी करेगा। तो इनकम का ग्राफ सीधा निकल जाएगा, लेकिन कंजम्पशन का ग्राफ उतनी हाई स्पीड पे नहीं बढ़ेगा। समझ में आया क्या? ये तो अभी हम कंजम्पशन का ग्राफ देख रहे हैं, इसीलिए कंजम्पशन का ग्राफ देखें। इनकम लाइन और वो सब बाद में देखेंगे हम साथ में, पर अभी कंजम्पशन का। तो समझ आया क्या? सिर्फ कंजम्पशन का ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या जीरो से ऊपर प्लॉट करना है, क्योंकि नहीं हो सकता ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेकेंड, कंजम्पशन बढ़ता रहेगा क्योंकि इनकम बढ़ रही है। जितनी इनकम बढ़ रही है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, वो हमको पता है, क्योंकि थोड़ा तो सेव भी करेंगे। कंजम्पशन ग्राफ ओके। अब दूसरा कंपोनेंट आय। हमने आय के बारे में कहा था कि हमारे सिलेबस में वी आर स्टडीइंग ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फॉर सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इसीलिए हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ही स्टडी करते हैं। तो ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये ऑटोनॉमस का मतलब इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे इनकम कुछ भी हो, इतना इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा। तो मान लो इनकम जीरो भी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट तो होगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, तो ये जो है ओ बी, ओ बी है ओके। और ये है आपका वो पॉइंट जो आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का है। इसका ग्राफ आगे कैसा बढ़ेगा ये तो समझ आ गया कि भाई कुछ तो है, बढ़ेगा कैसा? ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है सो दैट आपको एक लाइन दूसरी लाइन से अलग दिख सके। और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस। अब भाई अब पूछो कि ये ग्राफ सीधा ही क्यों जा रहा है? ये ग्राफ क्यों नहीं बढ़ रहा? ये ग्राफ इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हमने कंजम्पशन के लिए ये नहीं माना कि कंजम्पशन ऑटोनॉमस है। कंजम्पशन ऑटोनॉमस इस पॉइंट पे, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमने कहा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो जो हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम कह ही नहीं रहे कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, हम पहले ही कह रहे हैं कि वो फिक्स रहेगी, क्योंकि हमको एडिशनल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को फिक्स रख रहे हैं। तो ये हमारा अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट फिक्स है, इसीलिए ग्राफ सीधा जाता है। यदि आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन का ग्राफ बनाना है तो यहां से सीधा चला जाए ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लेकिन आपने यहाँ पे कंजम्पशन का ग्राफ बनाया। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्लॉटिंग अ कंजम्पशन कर्व एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर्व। ऑटोनॉमस कंजम्पशन सीधा जाएगा और कंजम्पशन का कर्व ऊपर जाएगा, ये जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। फिर अब बड़ा सिंपल है, आपको कंजम्पशन का ग्राफ मिल गया, आपको इन्वेस्टमेंट का ग्राफ मिल गया, तो आप सीधा क्या करो, हर एक पॉइंट में इतना इतना इन्वेस्टमेंट ऐड करो। कंजम्पशन तो यही रहेगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में क्या है, इन दोनों को सम करना है। तो सपोज इसकी वैल्यू 10 है, हर पॉइंट में यदि मैं 10 ऐड कर दूं तो C प्लस आई हो गया। तो अब इसको ऐसे ही करते हैं, जितना भी ये है उतना यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये आपका एडी का ग्राफ, ठीक है। ये ABC, अब ये C नाम से कंफ्यूजन ना हो जाए,
इसको क्या करें, वाई बोलेंगे तो इनकम पी क्यू आर, इसको कर दो पी, इसको कर दो पी, इसको कर दो क्यू, इसको भी कर दो कैपिटल कर दो और इसको कर लो आर, ठीक, पी क्यू। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया ऐसा, एबीसी है वो क्या सी लिखा तो फिर सी से सी कंफ्यूजन होगा, कंजम्पशन वगैरह, इसके हमने पीक्यूआर कर। तो ओपी ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, उसके बाद कंजम्पशन का कर्व बढ़ गया। ओक्यू ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट था, वो सेम ही रहा क्योंकि हमारा अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। एंड लास्ट, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड करेंगे, जैसे मैंने इस पॉइंट पे इतना मुझे ऐड करना है तो मैंने इतना उठा के यहाँ ऐड कर दिया, तो पहला पॉइंट यहाँ नहीं है। फिर ऐसे ही इतना उठा के यहाँ ऐड कर दिया, इतना उठा के, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, दैट गैप इज एग्जैक्टली इक्वल टू ऑटोनॉमस। वो एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट पे सेम उसका रहेगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गंदा दिख रहा है उसको हटा, इन दोनों के बीच का गैप इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो ये चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये फिक्स है, तो हर एक पॉइंट पे सेम ही गैप रहेगा। तो एडी का जो शेप है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू कंजम्पशन कर्व का शेप, लेकिन वो उससे ऊपर बनता है। तो ये ध्यान रखना कि ग्राफ चाहे कहीं भी हो, वो बनेगा उसका थोड़ा ऊपर एग्रीगेट डिमांड। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है इसको इसमें प्लस करेंगे तब जाके एडी मिलेगा, इसलिए एडी का ग्राफ ऊपर बनेगा, कंजम्पशन का नीचे। कंजम्पशन का जीरो से स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा। कंजम्पशन का जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ इनकम ना भी हो पर खाएंगे तो सही, वो कंजम्पशन के लिए पैसा चाहिए। कहां से आएगा पैसा? पैसा आएगा सेविंग्स। अब ये एक इंटरेस्टिंग है, ये जब आगे हम सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे तब हमको एक बार फिर से बनाना है, पर अभी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं क्लास में भी बताता ही हूँ और ये क्लासरूम स्टाइल है, इसीलिए हम एक बार इसको देख लेते। सर लगता है लोगों को एक बार कि बच्चा समझ नहीं पाएगा, मुझे लगता है कि बच्चा यहाँ जितना इजीली समझ जाएगा ना अभी, उतना बाद में मुश्किल होता है। देखो ओपी ये कंजम्पशन, ओपी ये कंजम्पशन है, तो इतना ही पैसा सेविंग में से निकालना पड़ा होगा, मतलब जितना पैसा ये है उतना ही पैसा मुझे माइनस पी, पी माइनस पी, जितना पैसा मुझे खर्च करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे टिफिन का बिल आता है 1000 रुपीज और मैं इनकम नहीं कमाता कुछ भी, और मेरा सिर्फ खाने का ही खर्च है, दैट इज 1000, तो मुझे अपनी पुरानी सेविंग में से 1000 ही निकालने पड़ेगी। तो यदि मेरा कंजम्पशन ओपी है व्हेन द इनकम इज जीरो, तब मेरा सेविंग भी माइनस ओपी रहेगा। तो जो सेविंग का कर्व जब भी स्टार्ट होगा ना, सेविंग का कर्व यहां से स्टार्ट माइनस पी, वही बता रहा हूं, और इस गैप को हम बोल देंगे माइनस सी बार। तो सेविंग का कर्व यहां से वो कैसा जाएगा वो देखेंगे, इनकम के साथ साथ सेविंग भी बढ़ती जाती है, कैसे बढ़ती क्या बढ़ती है वो हम बाद में देखेंगे, पर स्टार्ट होगा यहां से, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद ये तो एक हो गया, उसके बाद जो इनकम की लाइन है, इनकम की लाइन हम देखेंगे यहाँ पे, इनकम की लाइन इज एट 45 डिग्रीज फ्रॉम हियर, वो यहां से ठीक 45 डिग्रीज पे होती है, एग्जैक्ट 45 डिग्री तो नहीं पता अपने को, हो गई थोड़ा सा ये माप हिसाब किताब। ये जो इनकम की लाइन है इट इज 45 डिग्रीज, स्टार्ट्स एट ओरिजिन, ये है इनकम लाइन, इसको क्या कहा जाता है, वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हमने XYZ नाम नहीं दिया, ये इनकम की लाइन। अब इनकम की लाइन को 45 डिग्री पे माना गया है, इनकम का जो स्लोप है, इनकम जीरो भी हो सकती है, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्लोप कंजम्पशन के स्लोप से ज्यादा है। देखो कंजम्पशन के स्लोप को काट के ऊपर निकल जाता है, क्यों? क्योंकि इनकम तेजी से बढ़ती है, फिर कुछ हिस्सा सेविंग में चला जाता है, तो ये इनकम की लाइन, ये एक तरीके से कंप्लीट ग्राफ, ठीक। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, कंजम्पशन ओपी सी बार से स्टार्ट हुआ है क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट
हमारी OQ से स्टार्ट हुई है क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और वो कांस्टेंट भी और एडी का ग्राफ, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, ये कंप्लीट है। यदि इनकम लाइन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बना लो तो कंप्लीट है, ठीक है। तो ये ऐसा का पूरा एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है। अब इसको ही आप टेबुलर फॉर्म में भी लिखते हैं, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसी को टेबुलर फॉर्म में भी लिखते हैं, तो बहुत इजी है। टेबुलर फॉर्म में क्या करना, टेबुलर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप सबसे पहले तो क्या आएगा, चलो इनकम आ गई, सबसे एक कॉलम आ गया इनकम, फिर एक कॉलम आ गया कंजम्पशन का, फिर एक कॉलम आ गया इन्वेस्टमेंट का। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट ही रहेगी। फिर एक और ग्राफ आ गया एडी का, जो कि है सी प्लस आएगा। ठीक, अब इनकम 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन सी जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। सी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जो भी इनकम के 0 होते वक्त जो भी सी की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 20, और आय तो फिक्स है मान लो 10, फिर ये कंजम्पशन बढ़ गया 40 हो गया, फिर ये 50 हो गया, फिर ये जो इनकम थी ये भी कुछ बढ़ गई, मैं मान लो वॉट एवर इट कैन बी, तो ये तो 10 ही रहेगा, ये तो 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना होंगे, 20 + 10 30, 56, ठीक है। जिस वक्त इनकम 0 है, इनकम के 0 होने पे जो कंजम्पशन दिया हुआ है दैट इज सी बार। सी बार की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, 20। क्यों, क्योंकि इनकम जब 0 रहती है तब जो भी कंजम्पशन होता है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हमको पता है। ये मैंने एक आपको भी चीज जो बताई है ना, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आई। जब एक टेबल वाला क्वेश्चन हम करेंगे आगे सॉल्व, उसको जब वैल्यूज को फिल करना होता है ना, तो उस वक्त ये काम में आता है, क्योंकि हमको ऑटोनोमस कंजम्पशन पता, ऐसा लगता है पता ही नहीं है, पर यहां से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज ये हमको क्लियर हुआ क्या, तो ऐसा टेबुलर फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शेड्यूल, इसको कहा जाता है शेड्यूल। ये तो डायग्राम है, इसको शेड्यूल कहा जाता है। ऐसा एक प्रॉपर शेड्यूल आप बना लो, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे की अपनी सारी वैल्यूज को प्लॉट करो और बनाओ, ठीक। तो ये शेड्यूल लिखते हैं, एग्जाम में शेड्यूल भी लिखना होता है, ये भी लिखना होता है, डायग्राम भी बनाना होता है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है। ये हर एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करो, भाई व्हाट इज दिस OQ, व्हाट इज दिस OP, व्हाट इज दिस OR एंड ऑल। देन यू शुड नेम इट हियर, इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन का कर्व है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, इनकम का कर्व है, तो ये भी आपको लिखना होता है। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, सॉरी एक्स पे क्या आ रहा है, वाई पे क्या आ रहा है, वो भी आपको लिखना, ठीक है। तो ये सारी चीजों के साथ ये आपका जो टॉपिक है अभी का एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, तो वो यहाँ पे खत्म होता है। एग्रीगेट डिमांड का सब कुछ हम बता चुके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई, उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, और उसके बाद अब जो जो ग्राफ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम उनको क्लब कर देंगे, ठीक है। तो पहली वाली वीडियो का एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ ये है, ये ग्राफ याद रखना, आगे काम है। ओके, थैंक यू।